तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो एक पार्ट है हमने पहले पूरा कर लिया था मेवाड़ के इतिहास का। आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम शुरुआत करते हैं मेवाड़ के इतिहास के पार्ट सेकंड की। और पार्ट सेकंड में हमने जो वेस्ट के अंदर जो है वो हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। तो हमीर तक हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे महाराणा लाखा से। महाराणा लाखा 1382 से लेकर 1421 ये इनका कार्यकाल था। तो देखिए इनके समय क्या क्या इवेंट हुए उनकी हमें विशेष तौर से देखना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि लाखा के संबंध में एक जो इंटरेस्टिंग चीज आती है वो आती है आपकी हंसाबाई। तो ये जो हंसाबाई थी ये कहाँ की थी? जोधपुर की। कहाँ की थी? याद रखना है, जोधपुर की राजकुमारी थी। और 62 वर्ष की उम्र में लाखा जो थे उनकी आयु कितनी थी? 62 ईयर्स। 62 वर्ष की उम्र में जो है वो इनको महाराणा लाखा जो है इनको लगा कि अब मुझे वापस विवाह और करना चाहिए। तो इन्होंने हंसाबाई इनको पसंद आ गई और उन्होंने जोधपुर वालों को प्रपोजल भेजा, प्रस्ताव भेजा इस चीज के लिए, विवाह के लिए। तो इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन दो समस्या यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। पहली समस्या क्या थी कि हंसाबाई का भाई था जो जोधपुर का शासक था, नाम था उसका रणवल। और पहली दूसरी समस्या थी चुंडा। ये कौन था? ये था आपके महाराणा जो लाखा है उनका पुत्र। चुंडा जो है वो मतलब सबसे बड़ा पुत्र था तो उत्तराधिकार में उसी का नंबर था। लेकिन लाखा जो है उनको हंसाबाई से विवाह करना था। तो 62 साल की उम्र थी। चुंडा ने समझा डोगरी क्या कर रहा है, लेकिन नहीं माना भाई। इसने कहा मुझे तो इससे विवाह करना ही है। तो बेचारे ने मन मारा कि तो ठीक है कर ले विवाह, मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन यहाँ जो रणमल था उस रणमल ने एक शर्त लगा दी। उसने शर्त ये लगाई कि इन दोनों से जो पुत्र पैदा होगा, हंसाबाई और जो पुत्र पैदा होगा वही क्या बनेगा? मेवाड़ का महाराणा बनेगा। जबकि मेवाड़ का महाराणा तो किसको बनना था? चुंडा को बनना था, क्योंकि चुंडा सबसे बड़ा था उत्तराधिकार में। तो लाखा ने चुंडा को कहा भाई बात ऐसी है। चुंडा ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो चुंडा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं विवाह नहीं सॉरी मैं जो है वो शासक नहीं बनूंगा, राज नहीं करूंगा। हंसाबाई से जो पुत्र पैदा होगा वही यहाँ का शासक बनेगा। लेकिन रणमल ने यही नहीं रुका। रणमल ने एक शर्त और लगा दी। इसने कहा भाई तू तो नहीं बनेगा, मानते हैं बात, तू तो बड़ा पितृभक्त है, नहीं बनेगा। लेकिन ये क्या गारंटी है कि कल जो तेरे संतान होगी वो राज की डिमांड नहीं करेगी, शासन की डिमांड नहीं करेगी। तो चुंडा ने कहा एक ऐसी प्रतिज्ञा की जो या तो महाभारत में भीष्म ने की थी और या फिर राव चुंडा ने की थी। तो चुंडा ने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कि भाई तुम्हारा झंझट ही खत्म हो जाएगा कि मैं क्या करूंगा, शादी ही नहीं करूंगा। इसने इस तरह की प्रतिज्ञा करने के कारण चुंडा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये प्रश्न यहाँ से निकलता है। आपको विशेष तौर से याद रखना है कि कौन सा शासक है जिसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। भीष्म पिता में से जिसकी तुलना की जाती है तो वो चुंडा था और महाराणा लाखा का पुत्र था। उसने अपने पिता की 62 साल में शादी कराने के लिए सर्वस्व बलिदान करते हुए प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जो है वो विवाह नहीं करूंगा। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरी चीज जो है, एक इनसे महाराणा लाखा से संबंधित एक चीज और आती है, बूंदी छद्म अभियान। तीन प्रकार के हट बताए गए हैं। तीन प्रकार के हट जो है वो बताए गए हैं, राजहट, बाल हट और सबसे बड़ा त्रिया हट। ठीक है। तो जो तीन ये जो राज हट था ये यहाँ पे देखने को मिलता है। महाराणा लाखा ने पहले हट कर लिया कि शादी करूंगा 62 साल की उम्र में 18 साल की लड़की से, कुछ भी हो जाए।
ठीक है, ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया डूब के जाना, बस वही स्थिति लागू हो गई। ठीक है, तो दूसरा हट इसने और करें, इसलिए ये कहा राजाओं में कुछ भी कर सकते हो, इसने कहा बूंदी छद्म अभियान के बारे में हम बात करते हैं। महाराणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा करी कि जब तक मैं बूंदी को भी जीत लेता तब तक क्या करूंगा, अन्न जल नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, खाना ही नहीं खाऊंगा, खाना छोड़ दिया जब तक बूंदी को नहीं जीत लेता। तो बूंदी की कोई मजाक थोड़ी था जीतना, क्योंकि बूंदी का शासक था उस समय कौन था, अमीर राणा। अमीर राणा उगती है ना कि हाड़ा बंका घाट में रणबंका राठौड़। ठीक है, तो ये तो वैसे ही घाट में बिल्कुल है कि नहीं, नहीं जीतने देंगे, नहीं जीतने देंगे, तुम्हारे में हिम्मत है तो जीत के दिखा दो। अब फिर महाराणा लाखा ने कहा मुझे तो बूंदी जीतना है, खाना छोड़ दिया। सरदारों ने विचार किया है ये मर जाएगा, अपना राजा मर जाएगा, तो फिर तो उन्होंने तो बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने कहा भाई बूंदी तो हम इतनी जल्दी जीत नहीं सकते, तो क्या किया जाए, तो इन्होंने एक बीच का रास्ता ये निकाला कि अपन ऐसा करते हैं कि बूंदी का नकली दुर्ग बनाते हैं। क्या बना दिया, एक नकली दुर्ग बना दिया, उसका नाम था, तो बूंदी के दुर्ग का नाम है तारागढ़। बूंदी के दुर्ग का नाम है तारागढ़। तो या तो बूंदी छद्म अभियान लिखा आएगा परीक्षा में, या तारागढ़ छद्म अभियान लिखा आएगा। दो तारागढ़ है अपने, एक अजमेर में है, एक बूंदी में। ठीक है, तो इन्होंने एक तारागढ़ का नकली दुर्ग बना दिया, मिट्टी का किला बना दिया, और राजा को कहा कि आपको तारागढ़ जीतना है ना, ये तारागढ़ रहा, जीत लो, ये तारागढ़ रहा, इसको जीत लो। लेकिन जब ये जो बात है ना, जब आन बान शान का आ जाती है, तो यहाँ का बूंदी का अमीर आड़ा का भाई था कुंभकर्ण आड़ा। इसको पता चली कि नकली तारागढ़ बना के जीतने से क्या, ऐसे कैसे जीत लेंगे, मैं बैठा हूँ, जब तक कुंभा जिंदा है तब तक कैसे जीत लेंगे, फिर पीट गया है। और इस तारागढ़ अभियान में ये वीर गति को प्राप्त हुआ। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या याद रखनी है कि जो छद्म अभियान था ना तारागढ़, उस समय बूंदी का शासक कौन था, तो बूंदी का शासक था हमीर हाड़ा, बूंदी का शासक था हमीर हाड़ा। और दूसरी चीज हमें यह याद रखनी है कि किस व्यक्ति ने या कौन सा सरदार था जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, वो कौन था, कुंभकर्ण हड़ा। और इसको फिर जीता, और जीतने के बाद में महाराज जी ने क्या किया, ठीक है। इनके समय देखें तो इनके समय जावर माइंस निकल आई। कई बार पूछ लिया जाता है कि जावर की जो खाने थी, जो शिक्षक दस्ते के लिए प्रसिद्ध थी ना, वो किस शासक के समय निकली, तो वो निकली थी अपने महाराणा लाखा के समय। इसके साथ साथ अगर हम एक चीज और देखें तो इनके समय एक झील है पिछोला झील, पिछोला झील का निर्माण भी इनके समय हुआ। पिछोला झील का निर्माण भी उनके समय हुआ, हालांकि इस झील के निर्माण में महाराज का कोई विशेष योगदान नहीं था। एक चिड़ीमार बंजारा था पिच्छू नामक, उस पिच्छू नामक बंजारे ने इस झील का निर्माण अपनी बहन की स्मृति में कराया। लोग जो है ना, वो शाहजहां ने तो जो है वो मुमताज की स्मृति में क्या बनाया था, ताजमहल बनाया था, और इसने अपनी बहन की स्मृति में क्या बना दी, झील बना दी, वो एक बंजारा, पिच्छू नामक बंजारा। तो ये अपने महाराणा लाखा जो है, इनसे संबंधित ये फैक्ट सारे के सारे अपन ने यहाँ पे रीड कर लिए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। चलते चलते मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको बीच में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा का सारा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो वहां से आप जो है ना, ये आपके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उनको वापस आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप को द ड्रीम आर एस ऑफिसर नाम से है, उसको ज्वाइन भी कर लो, जिसका लिंक आपको यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। देखिए लाखा के बाद में मोकल। चौदह सौ इक्कीस से 1433, 1421 से 1433 महाराणा मोकल। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये मोकल कौन थे। ये आपको जो पीछे अपन कहानी बोल के है ना पूरी की पूरी, लाखा और हंसाबाई का क्या था, उत्तर था।
लाखा और अंसाबाई का क्या था, पुत्र था। महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद में मोकल जो है वो मेवाड़ का शासक बना। और चुंडा जो था, जिसकी हमने पहले बात की थी, ये चुंडा जो है वो मांडू चला गया। ये क्या थोड़े दिन याद है ना, मांडू चला गया। और ये जो हंसाबाई थी, हंसाबाई ने क्या किया, इसका जो भाई था, हंसाबाई का भाई था जो मेवाड़ का शासक था, क्या नाम था, रणमल। इस रणमल को मेवाड़ बुला लिया। बस यही से उल्टी गिनती शुरू हो गई। राठौड़ और जो सिसोदिया, जो संघर्ष की बात हम कह सकते हैं, या राठौड़ सिसोदिया जो कटुता की बात कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गई। कैसे स्टार्ट हो गई कि भाई उत्तराधिकार में अधिकार किसका था, चुंडा का था। लेकिन चुंडा को तो इन्होंने बेइज्जत कर दिया। और हालांकि वो आदमी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन इसने कहा नहीं, ये राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है, इसको निकालो यहाँ से। चुंडा का बड़ा आहत हुआ कि मांडू चला गया कि नहीं, कोई मतलब नहीं है मुझे। इस तरह से मैंने जो ब्रह्मचारी यानी कि प्रतिज्ञा इस राज को तो मित्रों के समान, तिनके भी समान समझता, मुझे कहा चाहिए। रखो तुम्हारा राज। चला गया मांडू, जाके जो नौकरी करने लग गया, चाकरी करने लग गया। ठीक है, ये आ गया रणमल, ये आ गया। देखो ये तो कौन था, राठौड़। ठीक है, अब ये राठौड़ में जोधपुर वाले राठौड़ आके, मारवाड़ के राठौड़ मेवाड़ में आके सिसोदियों के सामने नेतागिरी कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, इसी बीच एक घटना और होगी कि दो आदमी थे। चाचा मेरा और महपा पवार, इन तीन जनों ने मिलकर क्या किया, मोकल की हत्या कर दी। मोगल की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब जैसे ही मोगल की हत्या हुई, उसके बाद में अगला था कुंभा बनना था। ठीक है, हालांकि वो छोटा था। तो अब यहाँ स्थिति ऐसी होगी कि रणवल सर्वेसर्वा हो गया। रणवल क्या हो गया, सर्वेसर्वा हो गया। और ये तीनों के तीनों थे। यहाँ आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, इस तीनों ने जब इसकी हत्या की ना, तो हत्या करने के बाद भी ये कहाँ चले गए, मालवा चले गए। याद रखने वाली चीज है। आगे जब मालवा का युद्ध आएगा ना, तुम्हें पता चलेगा कि ये क्यों हुआ था। तो ये कहाँ चले गए, मालवा चले गए। ठीक है, तीनों के तीनों कहाँ चले गए, मालवा चले गए। अब सर्वेसर्वा हो गए कौन, रणमल जी। अब रणमल जी ने यहाँ पे क्या क्या बड़ा खेल खेल दिया। रणमल जी ने पूरी जो मेवाड़ की जो राजनीति थी, उसमें अधिकार किसने कर लिया, रणमल ने कर लिया। रणमल ने क्या किया, एक आदमी था राघव देव। राघव देव कौन था, राघव देव सिसोदियों का नेता था। ठीक है, रणमल ने पतना आ सकता है, सिसोदियों का नेता कौन था, तो राघव देव था। ठीक है, इसने क्या किया, इसको भी बाईकाट कर दिया, इसको भी मरवा दिया। अब बेचारे सिसोदिया जो है वो चुपचाप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्योंकि वहां नेतागिरी कौन कर रहा है, रणमल कर रहा है। रणमल कौन का है, मारवाड़ का राठौड़ है। ठीक है, तो अब स्थिति बड़ी विकट हो गई। सिसोदिया अंदर ही अंदर जो है वो घुटन महसूस करने लगे कि क्या हो रहा है, कि हमें हमारे राज में आगे कोई हमें आके दिखा रहा है। बहुत विपरीत परिस्थितियां होगी उस समय। जो है वो अपना ये जो रणमल है, इस रणमल ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जो उसके लिए बड़ी नुकसानदायी साबित हुई। अब देखते हैं क्या गलती थी। रणमल जो है, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जीएफ की, जिसका नाम था बहारमली। और बहारमली रहने वाली कहाँ की थी, मेवाड़ की थी। बहारमली कहाँ की रहने वाली थी, मेवाड़ की थी। अब रणमल एक दिन पूरा टुल हो गया, शराब वराब पी के फुल नशे में आया। नशे में आके, देखिए आदमी जो होता है दारू के नशे में जब होता है तो बिल्कुल सच बोलता है। तो रणमल ने अपना स्पष्ट वादिता से, और सच किसके पास बोलेगा, अपनी गर्लफ्रेंड के पास तो सबसे ज्यादा सच बोलेगा वो। ठीक है, तो आया और आके इसने कहा कि भारमली तो इधर आ, इसको बुलाया और बुला के इसको कहा बैठ मेरे पास, तो कोई बात बताऊं, बता दो कौन सी बात, ऐसी क्या बात होगी बता दो। उसने कहा तू किसी को कहेगी नहीं, तो भारमली में ऐसी कोई बात ही नहीं होती है, अपने अंदर की बात है, हम किसी दूसरे को क्यों बताएंगे। तो उसने कहा मेरा प्लान बहुत खतरनाक।
ऐसा क्या प्लान बना लिया तुमने? तो बाहुबली को रणमल ने शराब के नशे में ये बात कही कि देख, तू जो है ना दासी के रूप में मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तुझे क्या बनाना चाहता हूँ, रानी बनाना चाहता हूँ। और वो भी कहा कि मेवाड़, और मेवाड़ की रानी बाहुबली कब बनेगी, रणमल राजा बनेगा। बोले बहुत दिन हो गए नौकरी करते हैं यार, ये बुआ के चक्कर में बैठे हैं, बुआ के बेटे का पालन कर रहे हैं, कोई मर रहा है मर रहा है, बस मैं ऐसे ही घूम रहा, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसा करते हैं हम, राजा बनते हैं, राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, काट कुंभा, क्योंकि मुगल तो मर चुका था, तो कुंभा को मारूंगा और कुंभा को मार के मेवाड़ का शासक बनूंगा, और शासक बन के तुझे क्या बना दूंगा, यहाँ की रानी बना दूंगा। ठीक है, गाना चल रहा है ना, बात कोई शायरी लिख दूंगे, मैं खुद ने राजा लिखो सब बताते ने रानी लिख दोगे। तो इसने कहा कि मैं खुद को राजा लिखना चाहता हूँ, बोल तुझे रानी लिख दूं। तो बारबली ने उस समय तो कहा ठीक है तू रानी लिख दे, लेकिन तेरे दिन पूरे हो गए। तो बारबली को बड़ी विचित्र लगी ये बात, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, जो मेवाड़ का प्रेम था उसके मन में था। उसने कहा यार तू मेरा प्रेमी है ये अलग बात है, लेकिन मैं अपने देश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ तो गद्दारी करूंगी, जचती नहीं बात। बारबली वहां से चली गई, पूरी रात सोचती रही क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। लास्ट में बारबली ने निर्णय लिया और चली गई कहां पर, हंसाबाई के पास। बारबली सीधी हंसाबाई के पास गई और जाके कहा कि रानी साहिबा आपको पता है क्या होने वाला है? मैंने कहा क्या होने वाला है? कि तेरे भाई के इरादे नेक नहीं है। मैं क्यों, क्या हुआ, इरादे क्यों नेक नहीं है? कि तेरा भाई किसको मारना चाहता है, कुंभा को मारना चाहता है। अब बोल, कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनना चाहता है। जैसे ही ये बात हंसाबाई ने सुनी, हंसाबाई पत्थर हो गई। उसने लगा कि यार ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर हंसाबाई ने विचार किया कि हाँ बात तो हो तो सकती है, मेरा भाई का लक्षण तो सही नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने कहा अब क्या किया, अब क्या किया था? अब ये रणबल जो था ना, उस ये रणबल इतना हष्ट था, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूछें, तगड़ा आदमी, 7 फीट का, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इससे लड़ाई लड़ ली। तो कौन मारे ऐसे आदमी को? तो भाई एक ही आदमी है कि जब संकट आता है ना, तो वही आदमी जो है याद आता है जिसको कभी अपन ने तिरस्कृत किया था, ठीक है, और उसका नाम था चुंडा। मैं चुंडा को पत्थर भेजा, चुंडा को लेटर भेजा, सवेरे वाली गाड़ी से घर पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि तुझे तेरा देश बुला रहा है, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। ठीक है, किसको बुलाए? चुंडा को। चुंडा ने कहा ऐसा क्या हो गया, इसके साथ ऐसे नंबर नंबर कबाड़ गया और फोन किया, आया चुंडा, अब बात बताओ क्या हुआ। हंसाबाई मांड के बताती पूरी बात की भाई ये बात है, देख लेना अच्छी तरह से क्या होने वाला। चुंडा ने कहा क्या किया जाए, कि भाई एक ही इलाज है कि उसको मारा जाए, रणमल को। रणमल को मारने का तरीका एक ही है, वो ये कि अगर एक व्यक्ति उससे लड़ेगा वो मरने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए ये काम कौन कर सकता है, सिर्फ उसकी बाबू करेगी ये काम। उसकी जो महिला मित्र है वो ये काम करेगी, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा विश्वास इसी पे करता है। बारमली थोड़ी सक पकई है, मेरे प्रेमी को मारूंगी मैं, मुझे जच नहीं रही है। उसने कहा, चुंडा ने कहा कि कर्तव्य खरोबरी है, तुझे अगर अपने देश को बचाना है तो तुझे ये करना पड़ेगा। बारमली तैयार हो गई और उसी रात प्लानिंग बन गई। शाम को बारमली बैठी, रणमल थोड़ी सी पी के आया इसके बाद, बारमली के बाद। बारमली के बाद रणमल दारू पी के आया और आके जाते खाना लगा। उसने कहा ये कोई तरीका थोड़ी होता है तुम्हारा, तुम बात पी के आते हो और आके कहते हो कि खाना लगा। तो उसने कहा फिर क्या मतलब हुआ, और क्या करना चाहती है? इसने कहा कि कभी हमारे साथ बैठ के भी तो पिया करो, 2 पैसे हमारे साथ भी तो लगाओ। तो रणमल ने कहा कि आज तू थोड़ी ज्यादा रोमांटिक नहीं लग रही। उसने कहा जो भी है, आज तो मेरा मूड है तुम्हारे साथ दारू पीने। इसको 3 बोतल और ठोक दी। दाकी था पूरा हंस, 3 बोतल और पिला दी। 3 बोतल पिलाते पिलाते रणमल साहब तो चारपाई पे निडाल उठे गिरा। वो इतना लंबा तगड़ा मोटा था कि वो चारपाई पे पड़ा था तो उसके पैर जो नीचे लटक रहे, इतनी स्थिति थी। अब चुंडा वगैरह सब छुपे हुए थे, तो जैसे इसको लगा कि हाँ ये पी के बेहोश हो चुका है, तो इसने तुरंत क्या किया, बारमली ने उनको बुला दिया। एक आदमी जो है वो रणमल की छाती पे बैठकर
और चाकू से बार बार उस पर जोर जोर से उसने वार किए। वो चाकू के वार से रणबल जो था उसके जो नशा था वो खत्म हो गया, उसकी क्या बोलते हैं, होश आ गया उसको, और उसने उस आदमी को इतनी जोर से फेंका कि दीवार से टकरा कर उस आदमी की वही मृत्यु हो गई। लेकिन साथ में 5-10 लोग और भी थे, तो चुंडा वगैरह सभी ने मिल बैठ के जो धड़ाधड़ तलवार भाला तिरछी बर्छी सबसे वार किए और उसको वहीं काट के वहीं मार दिया। ठीक है, तो इस तरह से रणमल का हो गया क्या, अंत हो गया। लेकिन इसका एक पुत्र था जोधा, इसने बाद में जोधपुर बताया, वो भी वही था। अब उस समय एक बात हुई, चुंडा ने कहा कि आपको करना क्या है कि ये जो विवाद है ना, ये जो क्लेश है, इसको जड़ से खत्म करना है। तो जड़ से खत्म क्या करना है कि जितने भी राठौड़ मेवाड़ में है ना सबको मार दो, जितने भी राठौड़ मेवाड़ में है सबको मार दो। बस वहां चुन चुन के सबको मारा जाने लगा। और उसी समय जोधा, जो जिसने बाद में जोधपुर की स्थापना की, जो रणमल का पुत्र था, वो वहां विराजमान था। अब ये देखो, जो जहाँ का राजा है कोई किसी का पिता, तो वो तो फिर बेटा तो मौज करेगा ही। तो बेटा क्या कर रहा था, संगीत सुन रहा था। बिल्कुल महफिल सजी हुई थी, दारू चल रही थी, महिलाएं नाच रही थी, बड़ा माहौल, रंगीन माहौल था। और संगीत सुनते सुनते इधर ये घटना हो गई, बात ये हो गई कि सबको मार दो। तो वो जो संगीतकार था उसको इस चीज की जानकारी हो गई कि ये हो। तो उस संगीतकार ने क्या किया, उस अपने संगीत के अंदर, अपने गाने के अंदर ही कहा कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारो जाए। संगीतकार ने कहा जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारो जाए, ये संगीतकार ने कहा। और इस बात को सुनकर जोधा समझ गया गड़बड़ हो गई। जोधा वहां से दौड़ा अपने साथियों के साथ में, और जोधपुर भी नहीं रुका, वो मंडोर भी नहीं रुका, मंडोर राजधानी थी उस समय, मंडोर भी नहीं रुका, सीधा ये बीकानेर तक पहुंचे। और बीकानेर के पास में एक गांव है काबुली, याद रखने वाली बात है, ये बात पूछ लिया जाता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। इस गांव में जाकर ये रुके। इतना डर जो है उनका, इतना टेरर पैदा हो गया। तो ये हो गया अपने मुगल के समय की सारी घटनाएं, किस तरह से जो है वो रणमल का अंत हुआ और मेवाड़ में नया शासक जो है वो विराजमान हुए, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। अब कुंभा की बात करते हैं। 1433 से 1468, 1433 से 1468। देखिए कुंभा के समय के 2-3 इवेंट है, अब वो विशेष तौर से याद रखने योग्य हैं। और उसमें से सबसे पहला जो है वो है सारंगपुर का युद्ध। क्या है, सारंगपुर का युद्ध। चौदह सौ सैंतीस ईस्वी। ठीक है, अभी सारंगपुर का युद्ध पढ़ने से पहले हम कुंभा के बारे में 2 बातें और जान लेते हैं। कुंभा जो था वो मोकल प्लस सौभाग्य देवी का पुत्र था। माता का नाम क्या था, सौभाग्य देवी। ठीक है, एक नाम यहाँ पे आपको और याद रखना पड़ेगा कि रमा देवी। कुंभा की पुत्री थी, रमा देवी जो थी वो कुंभा की पुत्री थी, और संगीत की ज्ञाता थी। किसकी ज्ञाता थी, संगीत का बहुत अच्छी जानकारी थी, संगीत की ज्ञाता थी। और संगीत की ज्ञाता होने के कारण इसकी उपाधि थी, इसको एक उपाधि दी गई थी। वो उपाधि याद रखने वाली चीज है, क्योंकि कई बार उपाधि पूछ ली जाती है, वागीश्वर। ठीक है, रमा देवी या रमाबाई जो भी है। ठीक है, तो ये जो है वो कुंभा की पुत्री थी, संगीत की इतनी ज्ञाता थी कि उसको वागीश्वरी की उपाधि प्रदान की गई थी। कई बार उपाधि पूछ ली जाती है, उपाधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप विशेष तौर से याद रखिए। आप चलते हैं सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी। आपको पता होगा कि महाराणा मोकल की हत्या चाचा मेरा ने की,
और करके ये कहाँ चले गए, मालवा चले गए। तो मालवा चले गए तो कुंभा जब शासक बना तो उसने मालवा के शासक से उसकी क्या करी, डिमांड करी, भाई उनको जो है तुम क्या करो, उनको मुझे सौंप दो। लेकिन मालवा के शासक उस समय था महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी भी कौन सा था, फर्स्ट था, ये ध्यान रखना है। देखिए कुंभा के समय महमूद खिलजी फर्स्ट था और महाराणा सांगा के समय जो था महमूद खिलजी सेकंड था। ठीक है, तो महमूद खिलजी ने मना कर दिया। परिणाम स्वरूप 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जो किस किस के मध्य हुआ, राणा कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी। राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ और अपने पहले ही युद्ध में राणा कुंभा ने जो है वो इसको क्या कर दिया, पराजित किया। इसको क्या किया, पराजित किया। महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया और इस उपलक्ष्य में सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में कुंभा ने जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज बनाई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसने बनाई, जिसको अपन बोलते हैं कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, जिसको हम कह सकते हैं। ये कहां बनाया इन्होंने, भाई ये इन्होंने चित्तौड़ में बनाया। प्रश्न सीधा सा यहीं से आता है, ठीक है, सीधा सा कुछ नहीं आता है कि कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया और किस युद्ध की स्मृति में बनाया गया, तो सारंगपुर युद्ध को जब उसने जीता ना मालवा के महमूद खिलजी को, इसके उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने जो है इस कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की निर्माण करवाया। और इसके साथ साथ इसमें प्रशस्ति भी लिखवाई गई, आपने पढ़ा होगा ना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ की जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति की रचना जो है, उन दोनों रचनाकारों का नाम आपको याद रखना है। उसके रचना करने वाले थे अत्रि और महेश भट्ट। अत्रि व महेश भट्ट, वह दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण जो है वो किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया, तो सारंगपुर युद्ध याद रखना है। और इसकी जो प्रशस्ति बनाई गई उस प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, तो इसके रचनाकार में हमें याद रखना है अत्रि और महेश भट्ट। तो पहली चीज तो होगी सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा से संबंधित। दूसरी चीज देखिए, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, इसके लिए आपको सन याद रखना है 1453 ईस्वी। कब हुई, 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई। अब ये आवल बावल की संधि क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आवल और बावल क्या है, बस यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये संधि किस किस के बीच में हुई। तो देखिए आवल एक पौधा होता है और बावल भी एक पौधा होता है, ठीक है। जो मेवाड़ और मारवाड़ को अच्छी तरह से जानते हैं तो यहाँ एक क्षेत्रीय पौधा होता है, एक आवल होता है, एक बावल होता है। आवल की एक छोटी सी झाड़ी होती है जिसको यहाँ पे आवड़ बोलते हैं। आवड़ छाल का यूज जो है वो किया जाता है, चमड़ा रंगने में किया जाता है। तो ये जो चित्र था वो मुख्य तौर से कौन सा, मेवाड़ का चित्र, ये मेवाड़ का पौधा था, मेवाड़ की झाड़ी थी। और बावल जो है वो मुख्य रूप से मारवाड़ की थी। मारवाड़ी में इसको बावड़ा बोलते हैं, ठीक है, वैसे इसको अंग्रेजी को बुल भी बोलते हैं। और अगर हम देसी स्थिति में देखें तो जो कीकर होती है जिसको टिकर बोलते हैं, कीकर बोलते हैं मारवाड़ी में, अलग नाम बोलते हैं ना, तो ऐसा भी एक पेड़ होता है। तो ये ज्यादातर बहुतायत क्या होता है, मारवाड़ में होता है, आवड़ कहाँ पे होती है, मेवाड़ में होती है। तो बस उसके आधार पर जो है इन्होंने ये संधि करी। अब मेवाड़ में कौन था भाई, मेवाड़ में तो आपको पता ही है मेवाड़ का शासक तो कौन था, मेवाड़ का तो आपको पता ही है, मेवाड़ का तो था कुंभा, ठीक है। और मारवाड़ का था
अभी हम जो पूरी कहानी पढ़ के आए ना, और वो संगीतकार ने कहा कि जोधा भाग सके तो भाग तेरो रणमल मारो जाए, तो वो रणमल का पुत्र जिसका नाम था जोधा, तो जोधा और कुंभा के बीच में जो है 1453 ईस्वी में ये संधि हुई। और यहाँ पे आपको एक नाम और याद रखना पड़ेगा कि जोधा की जो बुआ थी हंसाबाई ने इसमें क्या की, मध्यस्थता। हंसाबाई ने इसमें क्या की, मध्यस्थता की। हंसाबाई इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई। दोनों जो है मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में इन्होंने संधि करवा दी। और इसके साथ साथ इनमें इसमें क्या हुआ कि दोनों की क्या कर दिया गया, सीमा का निर्धारण कर दिया गया। सीमा का सीमा निर्धारित की कर दी गई कि जहां तक आवल है वो मेवाड़, और जहां से बावड़ शुरू हो जाता है वो मारवाड़। तो आवड़ और बावड़ का जो क्षेत्र था ना, वो क्या हो गया, ये सीमा निर्धारित होगी किसकी, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण इस संधि से हुआ। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं भाई, आवल और बावड़ की संधि से जो है तो वो किसकी सीमा निर्धारित हुई, या मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण जो है वो कौन सी संधि के माध्यम से हुआ, तो वो आपको याद रखना अवल और बावल की संधि के माध्यम से। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने कहा यार थोड़ी मित्रता और बढ़ा देते हैं। इसने कहा भाई अब ये लोग हमने पहले भी हमारी रिश्तेदारी रही है, तो थोड़ी सी रिश्तेदारी को और बढ़ाते हैं, हो सकता है फ्यूचर में अपनी लड़ाई हो जाए, लेकिन एक बार तो बढ़ाते हैं। तो जोधा ने क्या किया, जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, ठीक है, जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किया किसके साथ, राईमल के साथ। और ये जो राईमल था ये कौन था, कुंभा का पुत्र था। इस संधि के दो आउटपुट निकले, एक वापस इनमें मित्रता स्थापित होगी, और दूसरा आउटपुट ये रहा कि राईमल जो कुंभा का पुत्र था उसके साथ में श्रृंगार देवी जो जोधा की पुत्री थी उसका क्या हो गया, विवाह हो गया। ये होगी आपकी आवल बावल की संधि। नेक्स्ट में हम चलते हैं अगली संधि की। अगर हम बात करें, देखिए गुजरात प्लस मालवा, इन दोनों में ही मुसलमान शासक थे। इन दोनों में ही कौन थे, मुसलमान शासक थे। और दोनों ही ये चाहते थे भाई, मालवा के तू तो महमूद के दिवस में आ रहा था, तो दोनों ही ये चाहते थे कि जैसे तैसे कर करा के कुंभा को प्राप्त कर दिया जाए, जैसे तैसे कर करा के कुंभा को प्राप्त किया जाए। तो दोनों ने मिलकर एक संधि करी, इन दोनों ने मिलकर क्या करी, संधि करी। और उस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। क्या क्या नाम था, चंपानेर की संधि। ठीक है, 1456 ईस्वी में ये संधि हुई। और इन दो इस संधि के का आउटपुट क्या था, इस संधि में बात क्या हुई थी, इस संधि में ये बात हुई थी कि ये दोनों मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे। संधि में क्या बात हुई थी कि दोनों जने मिलकर कुंभा पे आक्रमण करेंगे। लेकिन जब कुंभा को इस बात की जानकारी मिली कि हाँ इस तरह से एक संधि हो गई है, बड़ा ही चतुर आदमी था और युद्ध कला में निपुण था, गुप्तचर व्यवस्था भी अच्छी थी, उसने इन दोनों के मिलकर आक्रमण करने से पहले ही जो है वो दोनों की इस संधि को क्या कर दिया, तो विफल कर दिया, कुंभा ने फेल कर दिया। 1457 ईस्वी में जो है ये सारा का सारा खेल ही खत्म हो गया एक साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि चंपानेर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। तो चंपानेर की संधि उसमें कुंभा का कोई लेना देना नहीं था, कुंभा में तो आक्रमण करने की बात थी, गुजरात और मालवा के जो सुल्तान थे उनके बीच में ये संधि हुई थी। अब उसके बाद में कुंभा की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे कुछ रचनाएं हैं।
कुंभा ने कुछ लिखी, कुछ रचनाएं लिखी। सबसे पहले तो इसमें लिखा एकलिंग महात्म्य। कुंभा की एक पुस्तक है एकलिंग महात्म्य। अब एकलिंग महात्म्य में आपको दो चीजें याद रखनी है। देखिए इसके दो पार्ट थे। एकलिंग महात्म्य के कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे। पहला पार्ट, प्रथम जो पार्ट था इसको राजवर्णन कहा जाता था। क्या कहते हैं? राजवर्णन। ठीक है। और एक था द्वितीय पार्ट जिसमें बेसिक ये जो किताब थी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें समाहित थी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ये प्रथम पार्ट था ना, जिसको राजवर्णन कहा जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये कुंभा ने स्वयं लिखा। कुंभा ने इसको क्या किया? स्वयं लिखा। और इसके साथ साथ तो इसके जो सेकंड पार्ट था उसका एक वैतनिक कवि था, दरबारी कवि था, जिसको वो वेतन देता था, जिसका नाम था कान्हा व्यास। कान्हा व्यास है, कान्हा व्यास जो भी है, ठीक है, उसके द्वारा लिखा। तो आपको देखो यहाँ प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि कुंभा दिया गया है और कान्हा व्यास दोनों दिया गया है, तब तो दोनों ऑप्शन राइट है। अगर इन दोनों में से कोई एक दिया गया है तो वो राइट है। भाई एकलिंग महात्म्य किसने लिखा? तो एकलिंग महात्म्य महामना कुंभा ने लिखा, पहला भाग लिखा, और उसका नाम क्या था वो भी याद रखना है, राजवर्णन उसका नाम था। और कान्हा व्यास ने उसका सेकंड पार्ट लिखा। इसके अलावा अगर कुंभा की कुछ रचनाएं हम देखें तो संगीत राज, संगीत का बड़ा ज्ञाता था और इसलिए कुंभा की उपलब्धि भी थी, उपाधि भी थी अभिनव भारताचार्य। ठीक है। संगीत मीमांसा, पूर्ण प्रबंध, हरिवार्तिकम, गीत गोविंद की टीका, ठीक है, इतने खूब है। वैसे कुंभा की बहुत सी किताबें हैं तो अपने लिए इतने ही खूब है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, हरिवार्तिकम, गीत गोविंद की टीका, ये कुंभा ने लिखी। एक कुंभा के दरबार में एक विद्वान और था जिसका नाम था मंडन। जिसका क्या नाम था? मंडन। भाई ये जो मंडन था ना, ये वास्तुशिल्प में बड़ा प्रसिद्ध था। तो जितने भी वास्तुशिल्प से संबंधित जितने रचनाएं, कारीगर बहुत अच्छा था ये कह सकते हैं। ठीक है। तो महल, किले, हवेलियां, मंदिर, जितने बड़े सारे मंडन की देखरेख में, बड़े मंडन ने भी कुछ किताबें लिखी। उसने लिखे रूपावतार मंडन, रूप मंडन, सब में पीछे अपना लाभ लगा दिया भाई ने। प्रासाद मंडन और देव मूर्ति प्रकरण है। देव मूर्ति प्रकरण, ये चारों किताबें याद रखना। रूपावतार मंडन, रूप मंडन, उसके साथ वास्तु प्रासाद मंडन, वास्तुसार मंडन की लिखी थी। और एक लिखी थी देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण जो है इसके अंदर देवताओं की मूर्तियां बनाने का वर्णन है कि किस किस तरह से देवताओं की मूर्तियां जो बनाई जानी चाहिए, कौन सी बेस्ट होती है, कौन सी नहीं होती है। ठीक है। एक जो है ना अपने यहां से लिख सकते हैं, गोविंद। ये जो गोविंद था ये भी बड़ा अच्छा विद्वान था। इसने, ये कौन था? ये मंडन का पुत्र था। और इसने भी कुछ किताबें लिखी। मंडन का पुत्र था, इसने भी कुछ किताबें लिखी। इसने लिखी उद्धार दारिणी, कलानिधि, और तीसरी किताब थी द्वार दीपिका। उद्धार दारिणी, कलानिधि और द्वार दीपिका, ये किसके द्वारा लिखी गई? गोविंद के द्वारा लिखी गई। तो किस कौन था? मंडन का पुत्र था। ठीक है। और एक बहुत ही मोस्ट किताब है, वो कुंभा के समय की मिलती है, वो है वास्तु मंजरी। यह आपको याद करनी ही पड़ेगी। वास्तु मंजरी नामक जो किताब थी ये नाथा ने लिखी थी, कुंभा का दरबारी था।
नाथा के द्वारा इसको रचित किया गया था। तो ये सारी की सारी रचनाएं जो है आपको कुंभा की याद रखनी ही पड़ेगी। अब देखिए ऐसे महान विद्वान, महान जो है शासक का अंत बहुत ही खराब हुआ 1468 ईस्वी में। पहले तो इसके एक रोग हो गया जिसका नाम था उन्माद रोग। पहले तो एक रोग हो गया, क्या नाम था? उन्माद रोग। तो बात वही खत्म हो जाती, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन इनके एक पुत्र पैदा हुआ, बड़ा ही हरामी प्रवृत्ति का इंसान कह सकते हैं। 1468 ईस्वी में उदल है, इसका क्या था? पुत्र था, कुंभा का पुत्र। उसने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। ठीक है, देखो हमने शुरू में पढ़ा था ना, स्टार्ट में जब कुंभा को शुरू किया था तब हमने पढ़ा था कि कुंभा की एक पुत्री थी रमाबाई। ठीक है, वो संस्कृत की सॉरी संगीत की ज्ञाता थी, इसलिए उसको वागीश्वरी की उपाधि थी। हमने पढ़ा था ना वागीश्वरी की। ठीक है, पुत्री की तो यही स्थिति थी और पुत्र महाराज जैसे पैदा हो गए। ठीक है, उदा जैसे। तो 1468 में इन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो और ये हत्या कहाँ पे की? मामा देव कुंड। मामा देव कुंड है वो कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में हत्या की। आपको पता होना चाहिए कि कुंभा जहाँ रहता था ना, कुंभलगढ़ दुर्ग में जहाँ रहता था, इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग ये बनाए थे। 32 किले जो है, आपको कई बार ये भी पूछा जा सकता है, मेवाड़ के जो 32 दुर्ग है ना वो कुंभा के द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो महाराणा कुंभा जो है उसने ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मामादेव कुंड के पास इनकी हत्या कर दी गई। और कुंभलगढ़ दुर्ग में जहाँ ये रहते थे उसका नाम था कटारगढ़। सबसे सादा सिंपल जीवन। अगर कभी आपको अवसर मिले कुंभलगढ़ देखने का तो आप वहां देखेंगे कि कटारगढ़ जो है ना वो सबसे सरल, बड़ी ईंटों के सीधे साधे मकान बने हुए, पास में माता जी का मंदिर है जिसमें कुंभा खुद जो है वो पूजा करता था। तो सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का जो बंदा था। और अंत में उसका जो परिणाम है वो उसी के पुत्र के हाथ में उसको मरना पड़ा। अभी इस भाई को जल्दी लगी हुई थी कि मैं ये कब मरे, कब मैं राजा बनूं। ठीक है, हालांकि ये बना नहीं फिर। अब उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक आता है महाराणा सांगा। संग्राम सिंह भी आ सकता है भाई ना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कि आप लिखिए 1509 से 1528। ठीक है, अभी महाराणा संग्राम सिंह जी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक थे और इन्होंने भी बहुत ही लड़ाइयां लड़ी। इनकी लड़ाई में महत्वपूर्ण स्थान इनका रहा है। ठीक है, तो संग्राम सिंह जी ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, क्या स्थिति थी, उससे पहले हम बेसिक सी बातें करते हैं। तो ये अपने जो भाई थे उसमें से सबसे छोटे थे। सबसे छोटे थे ये, तो सबसे छोटे थे तो शासक बनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, तो इनके भाई थे जैसे पृथ्वीराज, एक का नाम था जयमल। ठीक है, और सबसे छोटे थे वो कौन थे? इन तीनों के अंदर जो है ना ये बात हुई कि भाई अपने में से राजा कौन बनेगा। तो पूछते हैं ना आजकल के कोई, कैसे कैसे पता चलेगा? तो किसी सियाने को पूछो, किसी भूपा को पूछो, किसी ज्योतिषी को पूछो, वो बताएगा कि तुम आर्य बनोगे कि नहीं बनोगे, तुम्हारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या तुम जो है वो कौन सा धंधा करने वाले हो, कौन सा धंधा करने से तुम्हें फायदा हो, ये सारी चीजें बताते हैं ना। हालांकि उनको खुद की जानकारी नहीं होती कि अगले 1 मिनट के बाद में उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो अपने को बता देंगे। तो ये तीनों के तीनों ने सोचा क्या किया जाए। तो उस समय कहते थे कि एक बिमल गांव था। बिमल गांव की में जो है एक चारण जाति की पुजारी रहती थी। ठीक है, ये इनके पास में गए कि पूछने के लिए कि हम तीनों में से राजा कौन बनेगा। तो जब ये तीनों के तीनों आ गए ना, तो उस टाइम पे ये कहते हैं कि ये दोनों तो आसन पे बैठ गए, ऊपर बैठ गए, ये बेचारा सबसे छोटा था, इसको जगह ही नहीं मिली तो ये नीचे बैठ गया।
ये नीचे बैठ गया। ये जो पुजारिन थी, ये कहीं कोई काम वाम कर रही थी, देवी जी का इष्ट था उनके, और साक्षात जो है सरस्वती देवी जो है वो उनके मुंह से बोलती थी, ये माना जाता था, और आगे ये प्रमाणित भी हुई ये बात। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ये जैसे ही आई थी इन्होंने देखा कि दो तो ऊपर बैठे हैं, ये बेचारा नीचे बैठा है, तो इन्होंने आते ही वहां भविष्यवाणी कर दी कि मेवाड़ का शासक कौन बनेगा, सांगा बनेगा। भीमल गांव की पुजारी ने जो है वो चारण पुजारी जो थी उसने भविष्यवाणी कर दी कि मेवाड़ का शासक कौन बनेगा, सांगा बनेगा। बस दोनों भाइयों को लगा यार हमारा नंबर है और सांगा मेवाड़ का शासक बनेगा, ये संभव कैसे है। तो दोनों वहीं खड़े हुए और खड़े होकर इन्होंने जो है वो कहा कि इसको तो अभी बढ़ा देते हैं, और तलवार से किया हुआ सांगा जो है उसका गया हाथ कट गया और बेचारे की आंख भी फूट गई। लेकिन वहां एक आदमी भगवान बन के उभरा, करमचंद पवार, अजमेर का करमचंद पवार था। सांगा भाग गया और इसके बाद इसने अज्ञातवास काटा। इसको कहते हैं सांगा का अज्ञातवास का सांगा का अज्ञातवास का आश्रयदाता। सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि सांगा को जो है वो अज्ञातवास में आश्रय किसने दिया, तो सांगा को अज्ञातवास में आश्रय दिया किसके द्वारा दिया गया, करमचंद पवार के द्वारा दिया गया। और करमचंद जी कहाँ के थे रहने वाले, तो आपको ये भी याद रखना है अजमेर के रहने वाले थे। अजमेर के करमचंद पवार ने इसका साथ दिया। समय ने पलटी खाया, दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई और चारण पुजारी जो भीमल गांव की थी उसकी भविष्यवाणी सही हुई। 1509 ईस्वी में जो है वो मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा सांगा विराजमान हुए। कैसे कहानी थी क्या थी बाद में बताएंगे, तो भी फुर्सत के समय में। ठीक है, अब देखते हैं कि महाराणा सांगा ने 4 युद्ध किए, वो चारों युद्ध देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, महाराणा सांगा की युद्ध ही है, क्योंकि ये जो है वो जीवनी युद्ध काल का ही था इसका। सांगा ने जो युद्ध किए उन युद्धों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से युद्ध थे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पहला जो युद्ध था वो बूंदी में हुआ, और इस युद्ध को कहते हैं हातोली का युद्ध। ठीक है, 1517 ईस्वी में कहां पे हुआ, बूंदी में हुआ। राणा सांगा किस किस के बीच में हुआ ये भी आपको याद होना चाहिए। तो भाई ये जो युद्ध था, ये युद्ध राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोधी, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध जो है वो अपना हुआ। ठीक है, अब ये इब्राहिम लोधी कहाँ का था, तो आपको ध्यान रखना है ये दिल्ली का सुल्तान था। कहाँ का था, दिल्ली का था। और इस युद्ध के अंदर विजय कौन रहा, इस युद्ध में जीता कौन, तो इस युद्ध में जो है वो सांगा विजयी रहा। सांगा क्या रहा, विजयी रहा। ठीक है, तो एक युद्ध तो ये हो गया। कौन सा, खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी में। बूंदी का शासक था, बूंदी में ये हुआ, सॉरी, सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। और इब्राहिम लोधी कहाँ का रहने वाला था, दिल्ली का सुल्तान था, जिसको राणा सांगा ने जो है वो इस युद्ध में पराजित किया। ठीक है, उसके बाद में झालावाड़ के अंदर एक युद्ध हुआ, इधर ले लेता हूँ। झालावाड़ में है गागरोन, एक दुर्ग है ना, जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ठीक है। गागरोन का जो युद्ध हुआ, इस गागरोन के युद्ध में क्या हुआ, 1518 ईस्वी में
ये युद्ध हुआ। गागरों के युद्ध में क्या हुआ, जब आपने बात करी थी कि यहाँ का जो मेवाड़ था, मेवाड़ का दुश्मन यहाँ कौन था, ये जो जगह थी वो कौन सी जगह थी, मालवा। ये कौन सी जगह थी, मालवा। और इधर था गुजरात। तो मेवाड़ के जो लोग थे, मेवाड़ की जो शासक थे, उनकी अक्सर इन दोनों से लड़ाइयां होती रहती थी। मेवाड़ वाला यहाँ पाकिस्तान की तरफ जाके तो लड़ाई करनी चाहिए ना, तो इनकी लड़ाई अक्सर इन दोनों से होती थी। तो मालवा का शासक था, देखो कुंभा के समय हमने पढ़ा महमूद खिलजी प्रथम, और यहाँ था महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, महमूद खिलजी द्वितीय। तो ये जो युद्ध हुआ महमूद खिलजी द्वितीय वर्सेस किसके बीच में हुआ, राणा सांगा के बीच में हुआ। महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर आपको ध्यान रखना है कि राणा सांगा जो है वो विजयी रहा, और राणा सांगा ने इसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। पहली बार ऐसा हुआ कि मेवाड़ जो है उसने रक्षात्मक के स्थान पे आक्रामक आक्रामक पद्धति का सहारा लिया, मतलब उस पर अटैक किया और उसको बंदी बना लिया। ऐसा ही नहीं, एक ऐसा काम भी राणा सांगा ने किया जो किसी ने नहीं किया। 6 महीने तक इसको बंदी बना के रखा। कितने समय तक, 6 माह तक बंदी रखा, और उसके बाद में उसको वापस छोड़ के उसका राज दे दिया। राणा सांगा ने 6 महीने तक इसको बंदी बना के रखा, और 6 महीने बाद में महमूद खिलजी द्वितीय को वापस छोड़ दिया, उसका राज भी लौटा दिया। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, जो मैंने विश्व के इतिहास में देखे, तो इस तरह की घटना कहीं नहीं मिलती कि 6 महीने तक बंदी बना के राज रखा, उसके बाद में उसको वापस राज लौटा दिया। तो ये एकमात्र महाराणा सांगा की विशेष उपलब्धि थी। ठीक है, तो 3 युद्ध हो गए, 2 युद्ध हो गए। तीसरे युद्ध की हम बात करेंगे। तीसरा युद्ध हुआ आपके धौलपुर में, और धौलपुर में था ये बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का ये जो युद्ध था, ये 1519 में हुआ। और इस युद्ध के अंदर जो है इब्राहिम लोधी ने वापस आक्रमण किया था। इब्राहिम लोधी खुद नहीं आकर इसने भेजा था मियां हुसैन फरमूली, मियां हुसैन फरमूली, और दूसरा था इसके साथ मियां मक्खन। इन दो लोगों को भेजा था। दो सेनापति थे, अपनी सेना लेके आए, लेकिन सांगा ने इसमें भी क्या किया, विजय प्राप्त की। और उसके बाद में एक और भी इंपॉर्टेंट युद्ध है जो हमें याद रखना है, भरतपुर में हुआ था। उसका नाम था बयाना का युद्ध। कहाँ का युद्ध, बयाना। ये जो बयाना का युद्ध था, ये 1527 में हुआ, फरवरी 1527 में ये युद्ध हुआ था। और आपको याद रखना है कि इस युद्ध में पहली बार बाबर और सांगा का ये युद्ध था। बाबर प्लस सांगा के बीच में पहला जो युद्ध था वो कहां पे हुआ था, बयाना में हुआ था। बाबर और सांगा के बीच में पहला युद्ध कहां पे हुआ, बयाना में हुआ। और इन दोनों की सीमा निर्धारित की गई थी इसमें कि भाई कौन सी जगह किसकी सीमा रहेगी। तो पीलिया खाल, जगह का नाम था पीलिया खाल। ये जगह भी नाम याद रखनी है। पीलिया खाल नामक जगह जो है वो क्या कर दी गई, सीमा निर्धारित कर दी गई कि मेवाड़ और दिल्ली की सीमा का निर्धारण कर दिया गया। उस जगह का नाम था कौन सा, पीलिया खाल। ये याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गए 4-5 युद्ध। उसके बाद में एक मेन युद्ध जो है वो राणा सांगा का बचेगा, उसको हम करते हैं अभी। खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। ठीक है, ये जो युद्ध था ना वो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था। और वो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध इसलिए था
कि इस युद्ध के बाद में जो है वो मुसलमान जो है या मुगल जो है उनको स्थायित्व प्राप्त हो गया भारत में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि ये जो युद्ध था वो हुआ किसके बीच में, तो राणा सांगा और दूसरी तरफ थे आपके बाबर। अब ये बाबर कहाँ का था, तो ये बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ सकते हैं ये कि बाबर कौन था, मुगल वंश का संस्थापक था और ये कहाँ का था सकता, दिल्ली का बादशाह था। कहाँ का था, दिल्ली का। तो इन दोनों के बीच में जो है वो ये 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। अभी इस खानवा के युद्ध के समय जो है वो राणा सांगा ने क्या किया, राणा सांगा ने पाती पर्वन किया था। अपने परीक्षा में जो है ना सबसे मोस्ट चीज जो है वो ये आती है। अब उसके पहले पाती पर्वन किया, और पाती पर्वन क्या होता है, तो राणा सांगा ने सभी जो सरदार थे ना उनको क्या भेजा, निमंत्रण भेजा कि युद्ध में आप आइए और मुसलमानों के खिलाफ मेरी सहायता कीजिए, हम जो है वो मिलकर इन मुगलों को जो है वो भारत से भगाएंगे। ठीक है, तो पाती पर्वन के तहत ये कहते हैं कि जब उन्होंने पाती पर्वन किया तो 4 राजा 9 राव, तो 4 नहीं 7 राजा, 7 राजा 9 राव और 104 सरदार, ये जो है वो सांगा की पक्ष में उपस्थित हुए लड़ाई लड़ने के लिए। सबको शादी का इनविटेशन कार्ड मिलता ना, तो मान लो कि विवाह का इनविटेशन कार्ड भेजा, लेकिन वहां चीमन नहीं था, वहां लड़ाई करनी थी। ठीक है, फिर भी आए लोग 7 राजा 9 राव और 104 सरदार राणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए जो है वो सांगा के साथ मैदान में उपस्थित हुए। अब यहाँ मेन चीज ये आपको याद रखनी है कि कहां से कौन आया था, क्योंकि परीक्षा में बेसिकली अगर खानवा की युद्ध से प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि मारवाड़ से कौन आया, आमेर से कौन आया, जगनेर से कौन आया। ठीक है, इस तरह से तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि किस जगह से कौन शासक जो है वो आया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वो नाम की जहां से कौन आ रहा है, तो सबसे पहले आप बात करो मारवाड़ की कर लेते हैं। फिर मारवाड़ से आया राव मालदेव। लेकिन मालदेव उस समय शासक नहीं था, उस समय शासक उनके पिताजी थे, और तो साथ में वो भी पधारे थे राव गंगा। ठीक है, मारवाड़ से राव गंगा। उसके बाद में मोस्ट ठिकाना था आमेर, तो आमेर से पृथ्वीराज कछुआ है। आमेर से कौन है, पृथ्वीराज कछुआ है। उसके बाद में अगला है बीकानेर। बीकानेर से जो आए थे उनका नाम था कल्याणमल, राव कल्याणमल। ठीक है, उसके बाद में जगनेर। जगनेर से अशोक परमार। जगनेर से कौन आया, अशोक परमार। उसके बाद में चंदेरी। चंदेरी वाला तो इनका बहुत ही अच्छा मित्र था, चंदेरी का शासक तो बहुत अच्छा मित्र था, मेदिनी राय। ठीक है, उसके बाद में सादड़ी। सादड़ी से जाला अज्जा। ठीक है, इतने याद रख लोगे तो खूब है, बाकी तो 109 का लिखते लिखते तो शाम हो जाएगी, फिर ये चैप्टर भी इतना लंबा हो जाएगा, टॉपिक भी आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। मारवाड़ से है राव मालदेव, राव गंगा,
आमेर था पृथ्वीराज केशवा है, बीकानेर से राव कल्याणमल है, जगनेर से अशोक परमार है, चंदेरी से मेदिनी राय है जो इनका बहुत अच्छा मित्र था और जिसने महमूद खिलजी के विरुद्ध इनकी सहायता की थी, और सादरी से जला अजय है। ठीक है, तो ये सारे के सारे राणा सांगा का साथ देने के लिए इस युद्ध में शामिल हुए। 1527 में 17 मार्च 1527 के दिन ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही जो है वो राजपूतों के बांध उखड़ गए, और वो बांध उखड़ने का जो कारण था ना, वो कारण आपको लिखना है, और वो कारण था उसका मेन जो कारण था उसका बांध उखड़ने का, वो था तोपखाना। तो तोपखाना किसका? बाबर। राजपूत शासक जो थे वो तोपों से परिचित नहीं थे, जबकि बाबर के पास अच्छी अच्छी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी तोपें थी। बस यही एक कारण बना कि लकड़ी, भाला, बर्छी, तलवार लिए राजपूत जब आगे बढ़े तो उन्होंने गोले दाग के वही उनको ध्वस्त कर दिया। परिणाम स्वरूप ये जो युद्ध था वो राणा सांगा को हारना पड़ा। जबकि अगर इनकी जनसंख्या देखें, इनकी जो सेना की संख्या देखें ना, तो बहुत ज्यादा थी राजपूतों की, लेकिन 2000, 3000, 5000 सैनिकों के साथ जो है तो वो बाबर ने राजपूतों को हरा दिया। और उसका एकमात्र कारण जो था वो क्या था? तोपखाना था। ठीक है, आप पे अगर एटम बम का यूज करते हो ना, या ये कहे कि आप कोई बड़े वेपन का यूज करते हो, तो भले आपके सामने 500 आदमी आ जाए, एक आदमी भी उनको परास्त कर सकता है। आपको यहाँ पे याद रखना है मुस्तफा खां या मुस्तफा अली। ये मुस्तफा अली कौन था? इसी की भूमिका थी। खान राजा युद्ध मान लो इसने हरा दिया, वैसा इसने क्या किया कि खान राजा युद्ध हरा दिया। तो इसमें आपको याद रखना है बाबर के तोप खाने का प्रधान, बाबर के तोप खाने का प्रधान कौन था? मुस्तफा अली। ठीक है, इसके कारण ये जो है हार गए। अभी राणा सांगा इस युद्ध में युद्ध करते हुए घायल हो गए थे, तो वहां को उनको घायल अवस्था में वहां से उनको हटाया गया। और जैसे हमने आगे पढ़ा था ना अभी, झाला अज्जा, झाला अज्जा कहाँ के थे? सादड़ी के। हमने पढ़ा भाई सादड़ी के झाला अज्जा थे। तो सादड़ी के जो झाला अज्जा थे, इन्होंने क्या किया कि राणा सांगा का मुकुट, राणा सांगा का मुकुट स्वयं पहना। याद रखने वाली चीज है, क्वेश्चन सीधा उठता है कि राणा सांगा की जान बचाने के लिए राणा सांगा का मुकुट किसने पहना? झाला अज्जा ने पहना। परिणाम स्वरूप सेना का झुकाव उनकी तरफ हो गया, वीर गति को भी प्राप्त हुए। ठीक है, लेकिन सांगा को जो है वो बचा लिया गया। और दो व्यक्तियों का नाम आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। वो दो व्यक्ति कौन कौन थे? दो लोगों का नाम इसमें महत्वपूर्ण है, और वो दो व्यक्ति थे पृथ्वीराज कछवा है, पृथ्वीराज कछवा है और राव मालदेव। पृथ्वीराज कछवा है और राव मालदेव ने क्या किया, जब सांगा घायल अवस्था में था ना, तो उसको लेके घायल अवस्था में सांगा को कहा ले गए? बसवा ले गए। अब ये बसवा कहां पड़ता है? दौसा में। सीधी सी बात है, कौन लेके गया नाम पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज कछवा और राम मालदेव। पृथ्वीराज कछवा कहाँ का था? आमेर का था, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ ये बात। और मालदेव जो है वो कहाँ के थे? मारवाड़ के। ठीक है, तो दोनों के दोनों उसको कहा लेके? बसवा लेके दौसा में। और जहां उनको होश आया, तो होश आते ही सांगा ने कहा नहीं, मैं तो वापस युद्ध करूंगा। इन्होंने समझा भाई स्थितियां खराब है, विकेट है, वहां पे युद्ध करने वाली स्थिति नहीं है। ये जिद करने लगे,
तो 1528 ईस्वी में सभी सरदारों ने कहा क्या किया जाए, सबने बैठ के मंत्रणा की कि क्या करें, ये आदमी तो मान ही नहीं रहा, वापस हट कर रहा है। तो 1528 में जो है ना इनको क्या दे दिया गया, जहर दे दिया गया, तो यार बात खत्म करो। और जहर कहाँ पे दिया गया, उस जगह का नाम याद रखना, कालपी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कालपी में इनको क्या दे दिया गया, जहर। ये जगह का नाम भी आपको याद रखना है। तो राणा सागा तक का इतिहास जो है वो अपना पूरा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लेके आएंगे। ज्यादा ज्यादा एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। बहुत जल्दी हम जो है वो रेगुलर करके इस अपने राजस्थान के इतिहास को कंप्लीट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है सभी परीक्षाओं के लिए, ना सिर्फ आरएस और यूआरओ बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।